अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स ऑफ बायोलॉजी एंड बॉटनी। This YouTube channel is for those students who have the subject of biology, grade 9, 10, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। इस चैनल के ऊपर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट में जो भी लेक्चर अपलोड किया करूँगी वो उन्हें टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और वो लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके। सेकंड ईयर का चैप्टर है, पहला चैप्टर है और पहला ही लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस। चैप्टर का नेम है होम्योस्टेसिस। इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको आप सीखेंगे और आप हैरान होंगे कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम रखे हैं और उन सिस्टम्स को कैसे मेंटेन किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बारे में मैं आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सारे सिस्टम बनाए हैं। अगर हम ओवरऑल यूनिवर्स की तरफ देखा जाए तो देखें तो अब प्लैनेट्स हैं, मून है, अर्थ है, सन है, देखिए ये अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे सिस्टम चल रहा है, ये अल्लाह ताला सिस्टम चला रहे हैं। अगर हम अपने बॉडी को देखें, एक ह्यूमन की बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, अपने बॉडी को देखेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम है और इन सिस्टम को चलाने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म को कैसे मेंटेन किया जा रहा है। हमारा बॉडी ऐसा नहीं है कि अगर बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। नो, हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनके एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट चाहिए जिसके अंदर वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। ठीक। अब जैसे कि अब लाइफ के अंदर आई थिंक सो कोई भी चीज़ जो है ना वो आइडियल नहीं है। ठीक है, आइडियल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और हम देखेंगे एक नॉर्मल, जैसे कि अब हम मीठा खाते हैं, मीठा एक नॉर्मल अमाउंट में लेवल पे हमें अच्छा लगेगा, लेकिन वो जब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको डिजीज़ होंगी। ठीक। इसलिए एतदाल का रास्ता इंसान को अपनाना चाहिए और अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर भी एतदाल के सिस्टम्स ही क्रिएट किए हुए, जो कि एक होम्योस्टेसिस के थ्रू जो है सिस्टम्स को कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, बॉडी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती है डे बाय डे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर चेंजेस आती है। कभी लेवल ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। तो उन लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या अल्लाह ताला ने सिस्टम नहीं रखा? जी रखा हुआ है। कौन सा? होम्योस्टेसिस का। अब हम होम्योस्टेसिस के थ्रू पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है लेवल्स कंट्रोल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड 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 प्रेशर है, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, किस तरह हो रही है, एक्सक्रीशन हो रहा है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अगर हमारी बॉडी जो है एक नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाए, इस लेवल से ऊपर चला जाए तो भी हमें खतरा है, अगर इस लेवल से नीचे चला जाए तो भी हमें खतरा है। कैसे खतरा होगा? अगर हमारा जो होम्योस्टेसिस है उसे कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर होम्योस्टेसिस वहाँ पे अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करता तो वहाँ पे डेंजरस है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं जिसको मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। अच्छा, होम्योस्टेसिस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। यानी कि कांस्टेंट का मतलब होता है जो अंदर हमारे बॉडी के प्रोसेसेस हो रहे हैं वो टोटली एक एक नॉर्मल, यानी कि एक
डायनामिक वे में वर्क कर रहे हैं, वो अपने पॉइंट से ना ऊपर जाएंगे या ना नीचे जाएंगे। अगर टेम्परेचर एक सपोज करें, आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करें कि हम क्या होता है बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि अगर कोई चेंजेस आ जाती है, फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, जिसको होम्योस्टेसिस वापस ला के उसको मेंटेन कर देते हैं इंटरनल टेम्परेचर को, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। अच्छा, सिंपल से यहाँ के आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इन्वायरमेंट क्या होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है इसका इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। बॉडी का क्या इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ। अगर इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती है तो बॉडी के अंदर आती है कि नहीं आती है? अगर आती है तो वो कैसे आती है? अगर नहीं आती तो वहाँ पे होम्योस्टेसिस क्या रोल प्ले कर रहा होता है? इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, लाइट होती है, एयर होता है, वाटर होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इन्वायर कितने किस्म के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ कि क्या है। इट इज़ अ इन्वायरमेंट दैट इज अराउंड और आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, सपोज हम अपनी बॉडी कर लेते हैं, मैं अपनी अपनी बॉडी की एग्जांपल देती हूँ कि मेरी जो बॉडी है, मेरे इर्द गिर्द जितना भी इन्वायरमेंट है वो सारा एक्सटर्नल है। ठीक, लाइक एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, हवा होती है ना हमारे इन्वायरमेंट में, ये है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। टेम्परेचर भी है और ह्यूमिडिटी यानी नमी। नमी जो है ये कभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको पता है गर्मियों में तो वैसे ही ड्राई हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? इट इज़ द इन्वायरमेंट दैट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि मैं अपनी बॉडी की एग्जांपल लूँ तो मेरी बॉडी के अंदर जो है ना, यानी मेरी स्किन से अंदर चले जाएंगे तो वो सारा क्या हो जाएगा? इंटरनल इन्वायरमेंट। इसकी एग्जांपल क्या है? अगर हम अपने सेल की बात करें, ब्लड की बात करें, टिश्यूज़ की बात करें, सेल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, और टिश्यूज़ की भी बात कर लेते हैं, यानी ये सारे हमारी क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट है। गॉट इट? यहाँ पे कुछ होम्योस्टेसिस के फैक्टर्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी अंडरस्टैंड करने में कि बेसिकली होम्योस्टेसिस होता क्या और ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे रोल प्ले कर रहा होता है, कौन से सिस्टम को देख रहा होता है। सबसे पहले है कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, थर्मो रेगुलेशन होगा यानी कि थर्म मीन टेम्परेचर। फिलहाल यहाँ पे क्या है? 37 सेंटीग्रेड। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है 37 सेंटीग्रेड। अगर इस 37 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अगर ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे एक मैं आप लोग को डायग्रामेटिकली समझाती हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर का क्या रोल है। अगर 37 सेंटीग्रेड से ऊपर जो है टेम्परेचर चला जाएगा, ये जो इंजाइम्स है यहाँ पे हो रहा है, ये एक सेल है और सेल के अराउंड ये भी सारे सेल्स हैं और ये क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ये एक ब्लड क्या वेसल्स मैंने बनाई है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है? ब्लड सेल्स है, ठीक है, कैपिलरीज है। सेल के जो आउटसाइड है क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्या होता है? सोडियम होता है, यानी कि मिनरल्स होते हैं जो कि डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में हेल्प कर रहे होते हैं कि किस तरह वाटर की डिफ्यूजन होनी है, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होती है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता देती, एक सेल है, सेल के अंदर जब एंजाइम अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, सबस्ट्रेट, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक एंजाइम चैप्टर है वो आपने बड़ी डिटेल में स्टडी किया होगा, मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रही होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होती है? दो तरह की काइंड्स होती है, एक होता है एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या होता है कि एनर्जी या तो ब्रेक हो रही होती है या स्टोर हो रही होती है। इस सेल के अंदर क्या है?
एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती, और ये कौन करते हैं? इंजाइम्स करते हैं। अब इंजाइम्स जो है वो कैसे वर्क कर रहे होते हैं, किस टेम्परेचर पे फंक्शन कर रहे होते हैं? उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए जो होता है, जो कि 37 सेंटीग्रेड है। अगर 37 सेंटीग्रेड से जो टेम्परेचर है ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो इंजाइम्स है इसका एक नॉर्मल फंक्शन होता है, नॉर्मल शेप होती है। इस शेप को जो है, इस शेप को वो डीनेचर कर देंगे। क्या हो जाएगा? जो एंजाइम में है, अगर सपोज करें वो 40 सेंटीग्रेड पे चला जाएगा तो क्या होगा? ये जो एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ताकि मेटाबॉलिज्म हो सके या कैटाबॉलिज्म हो जाए, जो भी एक्टिविटी हो रही होती है उसमें इनका परफॉर्म है। अगर इसकी इतना हाई टेम्परेचर होता है, ये सेंसिटिव होते हैं टू टेम्परेचर, तो इसकी नेचर अगर शेप जो है वो डी नेचर हो जाती है तो एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि बीमारी की तरफ ले जाता है, तो हम सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जो है वो 37 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, यानी 30 सेंटीग्रेड पे चला जाता है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारे जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जो एंजाइम्स के अंदर मोबिलिटी होती है, एंजाइम की मोबिलिटी होती है, वो स्लो हो जाती है। और आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ होती हैं, सिस्टम्स चल रहे होते हैं जिनको हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी जो है एंजाइम मोबिलिटी से मिलती है, तो इसलिए वहाँ पे भी प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो इस वे में भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस हम इसे कहते हैं, जिसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। ये भी अपनी एनर्जी जो है वो ये भी अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्टिविटी कर रहे होते हैं, यानी कि ग्लूकोज जो है ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, ये भी अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। किस बेस पे करते हैं? वो होम्योस्टेसिस की बेस पे करते हैं। अगर होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो बहुत सारे सिस्टम जो है वो तबाह हो जाएंगे, हमारा बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ये देखिए अल्लाह ताला ने कितने सारे सिस्टम्स हैं जिनको बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए फैक्टर रखे हुए हैं। अगर ये होम्योस्टेसिस ना हो तो मैं कहती हूँ कोई भी बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे जो है आगे हम चलते हैं, आगे हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एक बात हो रही है पीएच की। अच्छा, पीएच क्या होता है? आप लोगों ने सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर में पीएच के बारे में पढ़ा होगा कि इंसान की जो है, ह्यूमन की पीएच कितनी होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ह्यूमन की पीएच कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर बताऊंगी कि आप लोगों ने आंसर सही दिया है या रॉन्ग दिया है। अगर रॉन्ग दिया होगा आई विल डेफिनेटली करेक्ट दैट आंसर, और अगर आपने सही दिया होगा तो भी मैं आपको बता दूंगी यस यू आर राइट। फिलहाल आप लोग इतना ही देखें कि जो पीएच है ये भी एक नॉर्मल पीएच पे वर्क करते हैं। वो इसका भी हमारी इंजाइम के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। इंजाइम और इन सारी जो सेल एक्टिविटीज़ है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इनका जो ये डिपेंड करता है एंडोक्राइन हार्मोन पे, क्योंकि हार्मोन जो वो एक सिग्नल देते हैं ताकि एक्टिविटीज़ हो इंजाइम्स को। इंजाइम देन एक्टिविटी करता है, फिर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, प्रोटीन्स बनती है और एनर्जीज प्रोड्यूस होती है, गैसेस प्रोड्यूस होती है, डिफ्यूजन होती है, ऑस्मोसिस होती है। वाटर जो है वो हमारी बॉडी, कितने सिस्टम अल्लाह ताला ने रखे हैं और ये एट अ टाइम हो रहे होते हैं। ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। यहाँ पे ये जो स्पेसिस है ना, इन सेल्स के अराउंड जो है ना स्पेसिस हैं, इनके अंदर क्या होता है? वाटर होता है, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। और इन फ्लूइड के अंदर क्या होता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है, क्लोराइड आयन होता है। ठीक है, वाटर है जो कि सेल्स के अंदर आ भी रहा है और सेल्स के बाहर जा भी रहा है। आगे हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक,
ये 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर इन कंडीशन से भी अगर हाइपोटोनिक होता है सेल्स के अंदर वाटर का आ जाना, जिससे सेल फेल हो जाए, तो वो एक लिमिट तक वाटर को ले सकता है। अगर वो लिमिट से ऊपर चले जाएगा तो सेल बस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे भी होम्योस्टेसिस का होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन जो है ना, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर किस तरह आता है, और उस ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर ये टाइप्स आती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ओके। नेक्स्ट जो है हमारा ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ये ब्लड के सेल्स हैं, जिसको हम एक तरह से रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जो कि किस शेप में होती है, बीन शेप में होती है, कर्व्ड शेप में होते हैं, ताकि ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो करना इनका आसान हो और ऑक्सीजन को कैरी करना आसान हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या है, ब्लड ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ब्लड के अंदर भी जो ग्लूकोज है उसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, और वो नॉर्मल कौन करता है, वो होम्योस्टेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर जो है हमारा, वो भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर किस तरह नॉर्मल होता है, वो भी होम्योस्टेसिस के थ्रू ही होता है। अगर हम इन इन अगर हमारे बॉडी के अंदर ये जो सिस्टम है ये अंडर कंट्रोल है, होम्योस्टेसिस के अंडर कंट्रोल है, तो ऑफ कोर्स जो है हमारा बॉडी बिल्कुल एग्जैक्ट और अच्छी कंडीशन में चल रहा और हेल्दी है। होम्योस्टेसिस कंट्रोल कर रहा है। अगर होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा है, देन हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, इट्स मीन कि हमें ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है। मतलब ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और जो ग्लूकोज है यानी शुगर लेवल है, वो भी हमारा कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अगर ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर रहा है, इट्स मीन कि हमारी बॉडी के अंदर खराबियां हैं। एंजाइम्स है, एंजाइम देखिए हर चीज़ हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं बात कर देती, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, ये मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में बता दिया हुआ है कि 37 सेंटीडिग्री ग्रेड हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। और इसी पे ही जो pH है, वो एंजाइम्स जो है ना इसको रख के काम करते हैं। अगर pH थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, इंसान की डेथ हो सकती है। इसलिए अल्लाह ताला ने pH को नॉर्मल रखा हुआ है। और ये हार्मोन जो है हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इन एक्टिविटीज़ में। आगे ग्लूकोज है, एसिड्स है, फैट्स है, विटामिन है, इन सारी जो है ना मिनरल्स वगैरह को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। मिनरल्स है, मैंने ये भी बता दिया। रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। डिफ्यूजन होती है, ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस जो है वाटर के थ्रू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। आगे फिर मेटाबॉलिक वेस्ट है। अच्छा, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, यूरिया और यूरिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता, वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस से। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, अमोनिया होती है। अमोनिया जो है एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी को जो वेस्ट नहीं, मतलब कि जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो कंपाउंड है, वाटर है, जो सॉलिड है, वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो फ़ौरन रिलीज़ करते हैं किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। अमोनिया एक ऐसी डेंजरस कंडीशन है जिसका हमारा बॉडी इस अमोनिया की फॉर्म में स्टोर नहीं करता वेस्ट को, वो क्या कर देता है, फ़ौरन से भी फ़ौरन यूरिया में चेंज कर देता है। फ़ौरन से भी फ़ौरन यूरिया में चेंज कर देता है और यूरिक एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। ये आगे हम डिटेल में, अगर आप किसी ने केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, उसके अंदर ये यूरिया का जो है, अमोनिया का यूरिया यूरिक एसिड में चेंज हो जाना, ये डिटेल में पढ़ेंगे केमिस्ट्री। आगे है वाटर इलेक्ट्रोलाइट, किस तरह के वाटर जो है हमारे बॉडी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें स्वेटिंग के थ्रू हम बॉडी को टेम्परेचर को, वाटर को करते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है हमें मिनरल्स की कमी हो सकती है, यानी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, इन सारी चीज़ों की हमें कमी हो सकती है। अगर वहाँ पे हम होम्योस्टेसिस को करने के लिए जो जूसेस होते हैं, जैसे आजकल आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है तो लोग जूसेस, फ्रेश जूसेस पीते हैं,
और जो लिक्विड जो फ्रूट्स होते हैं उसको ले रहे होते हैं, ताकि हमारे जो एक तो वाटर की कमी ना हो और दूसरी मिनरल्स की कमी ना हो। आजकल जो है ना सिंपल जो एक सादा वाटर है वो इनफ नहीं है। इट्स नॉट इनफ टू ड्रिंक वाटर के आपकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स हैं जो लॉस्ट हो रहे हैं स्वेट के थ्रू, और जो पानी है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको पता फिर हमारी पीएच भी डिस्टर्ब होता है, टेम्परेचर भी डिस्टर्ब हो जाता है। इन सारी चीज़ों में वाटर का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसलिए जो है ना अपना जो है मिनरल्स वाली जो ड्रिंक है वो ली जाए। आगे है मेटाबॉलिक वेस्ट, मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बता दिया हुआ है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। वेन एवर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज, ये देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बनाई, कोई बात नहीं, बस अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये बना दी है कि एक ह्यूमन बॉडी है, इसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो क्या इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज होगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा, ऑफ कोर्स इसका इंटरनल भी टेम्परेचर जो है वो चेंज होने की कोशिश तो करेगा, लेकिन अंदर जो है होम्योस्टेसिस बैठा हुआ है। होम्योस्टेसिस क्या कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन करने की कोशिश में लग जाता है। अगर बाहर टेम्परेचर 45 सेंटीग्रेड है तो जो अंदर वाला टेम्परेचर है वो 45 नहीं होगा, वो क्या होगा, 37 ही इसको मेंटेन करेगा। कैसे करेगा, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करेंगे, मिनरल्स वाले लेंगे, ठंडी जगह पे बैठेंगे ताकि जो है बॉडी जो है ना टेम्परेचर नॉर्मल रहे। ठीक है, इसलिए तो एसी और पंखों के नीचे बैठे होते हैं, क्योंकि गर्मी, जब गर्मी अंदर हमारे दिमाग में चढ़ जाती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसलिए जो है गर्मी से बच के रहे और ठंडी जगहों पे बैठे और पंखे के नीचे बैठे, बाहर मत निकले, स्पेशली 12 बजे के बाद से लेके असर टाइम तक। तो आप घर पे रहें और आराम करें। तो यहाँ पे यही इंटरनल कंडीशन की बात हो रही है, ऑटोमेटिकली जो है ना बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो होम्योस्टेसिस के थ्रू नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी इंटरनल कंडीशन है, व्हाट आर द इंटरनल इन्वायरमेंट और कंडीशन। ठीक है, अच्छा, इन्वायरमेंट और कंडीशन की बात अगर की जाए तो ये दोनों सेम थिंग्स है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है या इंटरनल कंडीशंस क्या होती है। अगर कंडीशंस की बात हो तो इट्स मीन कि इन्वायरमेंट है, और अगर इन्वायरमेंट से इट्स मीन के कंडीशन की बात हो रही है। बॉडी टेम्परेचर है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी सॉल्ट्स है, वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट है इनसाइड द बॉडी, आगे ब्लड शुगर लेवल है और ब्लड पीएच है। ये हमारी जो सारी इंटरनल कंडीशंस है जो कि मेंटेन होती है बाय द होम्योस्टेसिस प्रोसेस। ठीक है, आगे है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो बेसिक 3 कैटेगरीज है, जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन सी है, एक है थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन है। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, बहुत बहुत सिंपल और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट भी है, और ये क्वेश्चन बोर्ड भी आता है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो आपने बताना है थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, और आप लोगों ने इसको 1 लाइन में ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है। 1 लाइन में ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना अगर आपसे कंपोनेंट्स पूछे जाए। अगर आपसे ये तीनों कंपोनेंट्स कहें कि डिटेल में लिखे तो आपने इनको डिस्क्राइब करना है डेफिनेशन के साथ और एग्जांपल भी बतानी है। अच्छा, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विच इज कांस्टेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। थर्म क्या होता है, थर्म जो है, हम थर्मामीटर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं बच्चे, हाँ, हम थर्मामीटर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर कर सकें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। इसलिए थर्म, थर्म मीन टेम्परेचर, ओके, थर्म मीन टेम्परेचर। तो यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करना, इसको कंट्रोल करना बाय द कंट्रोल सिस्टम दैट इज होम्योस्टेसिस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस मेंटेन प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में क्या क्या रोल प्ले होता है, हमारी बॉडी है, एग्जाम्पल क्या है, हमारी बॉडी है, ब्लड है, ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही सारा सिस्टम हो रहा था, फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, थर्मो
थर्मो रेगुलेशन के बाद है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, यानी कि वाटर को मेंटेन करना बॉडी के अंदर, या कांस्टेंट रखना, और सॉल्ट्स को भी रखना, दैट इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन यानी ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है, ओस्मोसिस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। क्या है, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ये एक सेल है, इसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही होती है, वाटर आ रहा है, वाटर जा रहा है, ठीक है, वाटर अंदर जा रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, और जो इसी के थ्रू जो है वो सॉल्ट्स जो है, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट्स जो है ये भी एक्सचेंज हो रहे होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज। ये सारे जो प्रोसेस हैं पूरी बुक के अंदर आपने डिटेल में पढ़ने हैं। अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, सिंपल आपने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल लिखनी है, और आपके इंशाल्लाह ना सिर्फ पासिंग मार्क्स आएंगे बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। और ये सारे जो है हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे रोल प्ले कर रहे होते हैं, किडनी में, ठीक है। किडनी आपको पता है एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर को, ऑस्मो रेगुलेशन के बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका बॉडी से रिमूव हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द प्रोसेस थ्रू विच द वेस्टेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल और वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से और बहुत इजी वर्डिंग में एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। किडनी है, इसके अंदर एक्सक्रीशन के अंदर कौन से ऑर्गन प्ले कर रहे थे रोल, किडनी, ब्रेन, लीवर, स्किन, ये सारे जो है ना स्किन के थ्रू क्या हो रहा होता है, जो हमारी बॉडी का वाटर जो होता है स्वेटिंग के थ्रू जो है ना वो सेक्रीट हो जाता है। और आपको मैंने बता दिया कि जो यूरिया है, अमोनिया है, वो बॉडी के अंदर से फ़ौरन एक्सक्रीट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि वो किस फॉर्म में होता है, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में चेंज हो जाता है फ़ौरन, क्योंकि जो यूरिया ये इतना सॉरी अमोनिया जो है ये इतना कोई हाईली डेंजरस है, विगरस कंडीशन है, जो कि हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि ये हमारी बॉडी बॉडी के अंदर जो है यूरिया यूरिक एसिड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अच्छा, अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होता, जो यूरिक एसिड है अगर ये बॉडी से निकल रहा है तो सिस्टम इज़ ओके, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर यूरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर से, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, उन उस बीमारी को हम कहते हैं आर्थराइड्स। क्या बोलते हैं, आर्थराइड्स। यानी कि जो यूरिक एसिड होता है वो जॉइंट्स के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और जिसकी वजह से वो जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उनको बहुत प्रॉब्लम होती, पेन होती, सिवियर कंडीशन की पेन होती है। उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, आर्थराइड्स। फिर हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आज आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन स्टूडेंट्स तक जाए जिनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।